हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। जैसा कि आप लोग को पता है कि जेटेट का सिलेबस में जो भी कमियां परेशानियां था उसे सॉल्व करके आयोग के द्वारा न्यू सिलेबस और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें 1 to 5 या 6 to 8 दोनों का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को पढ़ना है, जिससे 30 क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। यह 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्जाम को पास करने में या फेल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर कोई ये सोच के जाए कि नहीं हम क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दें या लास्ट में ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा भाषा है ना कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो 30 में आप 28, 29 या 30 में 30 भी करके आ जाए। मतलब ये है कि आप 30 में 25 प्लस तो बना के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग नागपुरी भाषा के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप अपने खुद के लैंग्वेज में और हैंड रिटन नोट्स बना सके, जिससे आपको रिवीजन करने में ना काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में सिलेबस का जो पहला टॉपिक है नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विकास और भाषिक स्थिति, हम लोग इसको आज समझने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं समझाऊंगा ना वो समझो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको स्लाइड में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो लिखे हुए हैं ही, और वो नागपुरी भाषा में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे मात्रा पे ध्यान नहीं देना क्योंकि वो नागपुरी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आना है, एमसीक्यू एग्जाम आना है, तो आपको पॉइंटर नागपुरी भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आपको वो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप जब अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना तो पॉइंटर वैसे ही एज इट इज नागपुरी भाषा में ही लिखना। लेकिन मैं जो जो एक्सप्लेन करते जाऊंगा बीच में अगर आपको कुछ उस टाइप का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा कि हाँ वो याद नहीं रह सकता है, दिमाग से स्किप हो जाएगा, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में एक छोटा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। नागपुरी झारखंड का आधुनिक आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, नागपुरी झारखंड के नागवंशी शासक की राज्य भाषा के रूप में भी जाना जाता था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि नागपुरी जो है वो झारखंड का आधुनिक आर्य भाषा है, और झारखंड सरकार के द्वारा ना इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्जा प्रदान है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो झारखंड के इतिहास में एक नागवंशी राज्य देखने को मिलेगा, जिसका यह राजभाषा के रूप में भी था। नागपुरी भाषा शुरू से फदानी भाषा के रूप में जाना जाता था, जो फदान जाति का मातृभाषा था। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ कि फदान जाति कौन थे, तो बाहर से आए जितने भी गैर आदिवासी हैं ना, या ये बोल सकते हैं कि झारखंड के जो भी गैर आदिवासी हैं वो फदान जाति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो नागपुरी जो था वो फदान का मातृभाषा था, और इसे फदान का मातृभाषा होने के कारण स्टार्टिंग में सदरी सादरी कहा गया। ठीक है, जो बाद में इसे कई नामों से जाना गया, और आज नागपुरी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नागपुरी भाषा मेनली फदान और झारखंड के आदिवासियों को जोड़ने का काम किया था। यह कह सकते हैं कि नागपुरी जो है वो आर्य या फदानी और झारखंड के जो आदिवासी लोग थे उनके बीच में संपर्क भाषा के रूप में काम किया, मतलब एक कड़ी के रूप में काम किया, ताकि जो फदानी लोग थे और झारखंड के आदिवासी लोग थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके, एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल सके। इसलिए नागपुरी भाषा को मातृभाषा, जातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा या नागवंशी राज्य का राजभाषा के रूप में जाना गया। और अभी वर्तमान में अगर आप देखो तो झारखंड सरकार के द्वारा इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान है। आइए हम लोग देखते हैं कि नागपुरी को आखिर अन्य कई नामों से जो जाना गया वो नाम क्या थे। ठीक है, तो फदान का मातृभाषा होने के कारण शुरुआत में इसे सदरी या सादरी कहा गया। तो यहाँ से आप नोट डाउन करते जाना अच्छे से। नागपुरी का शुरुआती नाम जो था, जो कि फदान का मातृभाषा होने के कारण इसे सदरी या सादरी कहा गया। ठीक है, बाद में इसे गंवारी, गौली, नागपुरिया, छोटा नागपुरिया और आज इसे नागपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है कि नागपुरी का अन्य नाम क्या क्या है। सदरी, सादरी, गंवारी, गौली, नागपुरिया, छोटा नागपुरिया और आज इसे नागपुरी के नाम से जाना जाता है। इसे ऑलरेडी 2012, 2016 या अन्य झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नागपुरी विद्वान डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जिन्हें बीपी केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी किताब झारखंड के फदान में, ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है, झारखंड का फदान। झारखंड के फदान में बताया है कि नागपुरी भाषा का शुरुआत जो हुआ है ना, वो 64 ईस्वी के आसपास में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि महाराजा मदरा मुंडा के काल में फदान भाषा के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि महाराजा मदरा मुंडा के काल में ना नागपुरी भाषा का शुरुआत देखने को मिलता है, जो कि किनके द्वारा कहा गया है, तो एक नागपुरी भाषा के विद्वान है डॉक्टर बीपी केसरी, ठीक है, उनके किताब झारखंड के फदान में यह बोला गया है कि नागपुरी भाषा का जो उद्भव है या विकास है वो 64 ईस्वी के आसपास में महाराजा मदरा मुंडा के काल में फदान भाषा के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नागपुरी जो है ना वो झारखंड के प्राचीन भाषाओं में से एक है, ठीक है। भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी का संबंध जो है ना वो भारोपीय भाषा परिवार से है। यह भाषा परिवार को इंडो जर्मन या इंडो केल्टिक भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि मैक्स मुलर नामक एक विद्वान जो थे ना वो भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मन भाषा परिवार कहे थे। यहाँ आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भारोपीय भाषा परिवार क्या है। तो भारोपीय भाषा परिवार का मतलब हुआ कि एशिया और यूरोप महादेश के भाषा परिवार को एक साथ मिलाकर भारोपीय भाषा परिवार कहा गया, ठीक है। यह वर्गीकरण जो है वो भौगोलिक आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, भारोपीय भाषा परिवार में एशिया और यूरोप की भाषाओं को मिलाकर, ठीक है, भाषा परिवार को मिलाकर भारोपीय भाषा परिवार कहा गया है। अब ये भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मन भाषा परिवार कौन कहे थे, तो मैक्स मुलर नामक विद्वान ने, ये याद रखना है, ठीक है। एशिया के भाषा को दो भागों में बांटा गया, ईरानी भाषा परिवार और भारतीय भाषा परिवार, या इसको आर्यवर्त भाषा परिवार भी कहा गया है, ठीक है। और यही भारतीय भाषा परिवार के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, या 4 भाषा परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें है आर्य भाषा परिवार, ठीक है, पहला क्या है आर्य भाषा परिवार, और दूसरा क्या है आस्ट्रिक चाहे आग्नेय चाहे प्रोटो आस्ट्रिक भाषा परिवार। अगर आप झारखंड जी के पढ़ेंगे तो वहां जब हम लोग जनजाति पढ़ते हैं ना तो उसमें इन सब का उल्लेख किया गया है। भारतीय भाषा परिवार जो है ना उसके 4 प्रकार हैं, ठीक है, आर्य भाषा परिवार, आस्ट्रिक चाहे आग्नेय चाहे प्रोटो आस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो तिब्बत चीनी भाषा परिवार, ठीक है। तो इसी का जो आर्य भाषा परिवार है ना, नागपुरी का संबंध इसी भाषा परिवार से देखने को आपको मिलता है। मतलब आप यहाँ पे ये याद रखना है कि नागपुरी का संबंध जो है वो आर्य भाषा परिवार से है, ठीक है। जब वैदिक काल का शुरुआत हुआ तो वहां पे हम लोग को आर्य लोगों का जिक्र देखने को मिलता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर्य भाषा का जो उद्भव है ना वो कहाँ से है, तो वैदिक काल से है, ठीक है। इसलिए जब आर्य भाषा का इतिहास हम लोग देखेंगे तो भारत में आर्य भाषा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अगर आप प्राचीन आर्य भाषा देखेंगे तो वो वैदिक भाषा यानी कि संस्कृत ये सब देखने को मिलता है। अगर आप मध्यकालीन आर्य भाषा देखेंगे तो इसमें पाली, प्राकृत और कुछ अपभ्रंश भाषा आएंगे, ठीक है। और ये जो अपभ्रंश भाषा है ना, इसमें एक अपभ्रंश भाषा याद रखना है, मागधी अपभ्रंश, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, जिससे आधुनिक नागपुरी भाषा का उद्भव, समझ में आ रहा है, किससे, मागधी अपभ्रंश से आधुनिक नागपुरी भाषा का उद्भव 10वीं 11वीं शताब्दी में माना गया है, ठीक है। अब यह बात का पुष्टि कैसे होता है, तो इस बात का पुष्टि नागपुरी विद्वान डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी अपनी किताब नागपुरी भाषा में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है कि नागपुरी भाषा का उद्भव, अब नागपुरी भाषा में कौन सा, ये यहाँ से याद रखना है कि आधुनिक नागपुरी भाषा जो हम लोग अभी नागपुरी भाषा देखते हैं उसका उद्भव जो है ना वो 10वीं 11वीं शताब्दी में मागधी अपभ्रंश से देखने को मिलता है। अब ये बात की पुष्टि हमें नागपुरी के विद्वान डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी अपनी किताब नागपुरी भाषा में बताते हैं। क्लियर है? ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको स्लाइड में दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सी चीज़ होते हैं जो एक्सप्लेन करने में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको अच्छे से सुनिए और कॉपी में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपने हिसाब से नोट डाउन करते जाइए। और हाँ, जो भी स्लाइड में पॉइंटर लिखे हुए हैं वो उसी भाषा के रूप में एज इट इज लिखिएगा, क्योंकि ये नागपुरी भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रजातीय आधार पर
अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें प्रजातीय आधार पे नागपुरी भाषा आर्य प्रजाति समूह से संबंधित है, इसलिए इसे आर्य भाषा के रूप में हम लोग अभी क्या देखें कि आर्य भाषा का हम लोग वर्गीकरण देखें। ठीक है, अब आर्य भाषा का इतिहास भारत में 3 काल में विभाजित है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। मतलब प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत एंड अन्य अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, उसमें से एक अपभ्रंश भाषा था मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब आधुनिक आर्य भाषा में ना आधुनिक नागपुरी भाषा, मतलब कि हम लोग अभी जो नागपुरी भाषा को देखते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उस आधुनिक नागपुरी भाषा का उद्भव वही मध्यकालीन आर्य भाषा का अपभ्रंश जो था ना, मागधी अपभ्रंश, उसी से 10वीं 11वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना क्या है कि आधुनिक नागपुरी भाषा का उद्भव मागधी अपभ्रंश से 10वीं 11वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस बात की पुष्टि हमें कैसे मिलती है, तो नागपुरी विद्वान श्रवण कुमार गोस्वामी अपनी किताब नागपुरी भाषा में इस बात की पुष्टि करते हुए हमें बताते हैं। ठीक है, तो यही जो नागपुरी भाषा है ना, वो प्रजातीय आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, अब ये आर्य प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ ये एक भी पॉइंट याद रखना है कि प्रजातीय आधार पर अगर नागपुरी भाषा को देखा जाए तो वो आर्य प्रजाति भाषा परिवार से संबंधित है, इसलिए इसको आर्य भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 5-6 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, मतलब ये आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लाइटली मत लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नागपुरी भाषा का बेसिक है, हिस्ट्री है, उद्भव है, समझ है, परिचय है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना है। जो कुछ भी समझा रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनना। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप 2012 का पेपर देखो, 2016 का जेटेट का पेपर देखो, वहाँ 2-2 क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, 2012 के जेटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। ठीक है, गांव बोली, सदानी, शहर तरिया, नागपुरिया हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब सदानी भाषा के रूप में जाना जाता था। बन जाएगा इजली नागपुरी निकल है, नागपुरी इनमें से किस से निकला हुआ है, प्राकृत से निकला हुआ है, स्वर सेनी से निकला हुआ है, अर्धमागधी से निकला हुआ है, देवल कोनों में से नहीं। तो देखिए आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े, मागधी ब्रंश से इसका उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नागपुरी भाषा है द्रविड़, आग्नेय, आर्य, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। तो अभी हम लोग देखें कि नागपुरी किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है, आर्य भाषा परिवार। नागपुरी भाषा कौन परिवार कर सदस्य है के, इजली बन जाएगा। नागपुरी भाषा का नावठा नाम क्या है, आराम से बन जाएगा, मतलब इसके अन्य नाम क्या थे, सदरी। ठीक है, नागपुरी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, इजली बना लेंगे आप लोग। नागपुरी भाषा के और कौन नाम से जानल जाला, इजली बन जाएगा। नागपुरी भाषा का जन्म हुई है, अब इनमें से किस में हुआ है, तभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, पढ़ा कि नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बस हम ये 4-5 क्वेश्चन के एग्जाम्पल के लिए लिए हैं ताकि आप जो पढ़े उस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जरूर इस टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन करके रखें ताकि रिवीजन करने समय किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और जो भी इसमें MCQ दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।